भारत में दुर्लभ रोग चैलेंज और उपाय यूपीएससी, आईएएस, सिविल सेवा और राज्य पीसीएस परीक्षाओं के लिए समसामयिकी चर्चा का कारण। हर साल फरवरी के आखिरी दिन को दुर्लभ रोग दिवस रेयर डिजीज डे के रूप में मनाया जाता है। दुर्लभ रोग दिवस 2019 की थीम है ब्रिजिंग हेल्थ एंड सोशल केयर। ब्रिजिंग हेल्थ एंड सोशल केयर अर्थात स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं की दूरी मिटाना। इसका मकसद ऐसे रोगों के बारे में समाज में जागरूकता फैलाना है जिनके बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं होती। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये बीमारियां बहुत कम लोगों को होती हैं, पर इसका यह मतलब नहीं है कि इनके मरीजों और उनके परिवारों को कम तकलीफों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा इन्हें सामान्य रोगों से ग्रस्त लोगों से ज्यादा परेशानी होती है, जिसकी तरफ सबका ध्यान खींचने की जरूरत है। परिचय। इस समय दुनिया में लगभग 7,000 ऐसे रोग हैं जिन्हें दुर्लभ माना जाता है। इनमें कुछ प्रचलित नाम है सिस्टिक फाइब्रोसिस, जो श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। हंटिंगटन्स डिजीज, जो ब्रेन और नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी, जो मांसपेशियों को प्रभावित करते हैं। इन रोगों से जुड़ी एक समस्या ये भी है कि दुनिया भर में अन्य रोगों की तरह इनके लिए कोई एक नीति नहीं है। हर देश इन्हें अपने हिसाब से देता है और तय करता है कि कोई रोग दुर्लभ कहा जाए या नहीं। इसलिए जो रोग एक देश में दुर्लभ कहा जाता है, जरूरी नहीं कि वह दूसरे देश में भी दुर्लभ माना जाए। जैसे यूरोप में मानक है कि अगर 2000 लोगों में किसी एक व्यक्ति में कोई रोग पाया जाता है तो वह रोग दुर्लभ कहा जाएगा, वहीं अमेरिका में ये संख्या 1500 लोगों में एक है। दुर्लभ रोगों के कारण। चिकित्सा विशेषज्ञों के मुताबिक 80% दुर्लभ रोगों की वजह आनुवंशिक होती है। बाकी दुर्लभ रोगों के कारण बैक्टीरिया, वायरल इन्फेक्शन और एलर्जी होते हैं। आंकड़े बताते हैं कि करीब 50% दुर्लभ रोग केवल बच्चों को ही होते हैं। अलग अलग दुर्लभ रोगों के लक्षण भी अलग होते हैं। विशेष बात यह है कि एक ही दुर्लभ रोग से ग्रस्त दो मरीजों के सभी लक्षण जरूरी नहीं कि एक जैसे हों। कुछ लक्षण तो इतने आम हैं कि रोग का पता लगने में काफी देर हो जाती है। इस वजह से इनका इलाज होने में भी दिक्कत होती है। दुर्लभ रोग रोगी के पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं। ये रोग मरीज को अशक्त बना सकते हैं, धीरे धीरे उनकी क्षमता कम कर सकते हैं, यहाँ तक कि ये जानलेवा भी साबित हो सकते हैं, जिससे रोगियों और उनके परिवारों के रोजमर्रा के जीवन में जटिलताएं पैदा हो सकती हैं। चूंकि दुर्लभ बीमारियों के लिए बहुत कम या लगभग कोई मौजूदा इलाज या उपाय नहीं है, इसलिए रोगियों की पीड़ा और भी बढ़ जाती है। सामाजिक विषमताएं। चूंकि इन रोगों के बारे में समाज में अधिकांश लोगों को कोई जानकारी नहीं होती है, इसलिए इनके रोगियों को सामाजिक भेदभाव समेत ढेरों परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन रोगों के बारे में चिकित्सा विज्ञान की सीमित जानकारी और शोध के अभाव भी समाज के इस रवैये के लिए जिम्मेदार हैं। भारत में दुर्लभ रोगों का प्रसार। ये सर्वमान्य है कि अन्य विकासशील देशों की तरह भारत में भी दुर्लभ रोगों को ठीक ढंग से परिभाषित नहीं किया गया है। साथ ही भारत में दुर्लभ रोगों से संबंधित कोई आंकड़े भी उपलब्ध नहीं है। आंकड़ों के अभाव में ये भी जानना मुश्किल है कि कितने लोग भारत में इस बीमारी से पीड़ित हैं और कितने लोगों की मृत्यु दुर्लभ रोगों के कारण हुई है। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय मानकों की बात करें तो प्रत्येक देश की जनसंख्या का 6% से लेकर 8% दुर्लभ रोग से पीड़ित है। अतः इसके आधार पर भारत में 72 मिलियन से लेकर 96 मिलियन लोग दुर्लभ रोगों से पीड़ित हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है। हालांकि भारत को स्वयं ऐसे आंकड़ों का संग्रह और प्रकाशन करना होगा ताकि इस रोग की गंभीरता को समझा जा सके। तृतीयक श्रेणी के अस्पताल, जहां प्राथमिक एवं द्वितीयक श्रेणी के अस्पताल से इलाज न हो पाने के कारण भेजा जाता है, से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत में 450 प्रकार के दुर्लभ रोग पाए जाते हैं। इनमें अधिकतर संख्या हीमोफिलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, बच्चों में प्राथमिक इम्यूनो की कमी, लिसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर जैसे कि पोम्पे रोग, हिर्स्बसुन रोग, गॉचर रोग, सिस्टिक फाइब्रोसिस एवं हेमांगियोमास और अन्य प्रकार के पेशीय अपविकास के रोगों की है। सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दे के रूप में दुर्लभ बीमारी। दुर्लभ रोग एक जटिल मुद्दा है और इससे संबंधित चिकित्सीय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी अभाव है। इनका प्रसार भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और नए नए दुर्लभ रोगों की पहचान भी की जा रही है। केवल कुछ ही दुर्लभ रोग के बारे में चिकित्सीय अनुसंधान किया जा रहा है, जबकि कई दुर्लभ रोग अभी भी शोध से परे हैं। दुर्लभ रोगों की पहचान। दुर्लभ रोगों की पहचान करने में वर्षों लग जाते हैं क्योंकि इससे संबंधित नैदानिक तौर तरीके अपेक्षित नहीं हैं एवं चिकित्सकों में इससे संबंधित जानकारी का भी अभाव है। कई दुर्लभ रोगों के संबंध में ना तो कोई नैदानिक सिद्धांत ही विकसित हुए हैं, ना ही कोई इलाज विकसित हुआ है। परंपरागत जीन परीक्षण तकनीक में एक समय में केवल कुछ ही जीन का परीक्षण किया जा सकता है।
अतः ये चिकित्सकों के अनुमान पर ही निर्भर करता है कि किन जीनों का परीक्षण करना है। यदि परीक्षण असफल हुआ तो फिर से परीक्षण किया जाता है, जो कि बहुत खर्चीला होता है, साथ ही इसमें काफी समय लगता है। दुर्लभ रोगों के बारे में सामान्य लोगों और चिकित्सकों में भी जानकारी का अभाव पाया जाता है। बहुत से चिकित्सकों के पास दुर्लभ रोगों का समुचित एवं समयबद्ध इलाज करने के लिए आवश्यक ट्रेनिंग एवं जागरूकता का अभाव होता है। दुर्लभ रोगों के बारे में लोगों, रोगी एवं उनके परिवार एवं चिकित्सकों में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। साथ ही चिकित्सकों को बेहतर प्रशिक्षण, बेहतर नैदानिक क्षमता एवं बेहतर नैदानिक उपकरण की भी आवश्यकता है। परिभाषित करने की समस्या। दुर्लभ रोग के विषय में सुस्पष्ट परिभाषा के अभाव में भ्रम और संशय की स्थिति बनी रहती है, जिसके कारण इसके निदान और शोध में विलंब होता है। एक शोध के अनुसार दुर्लभ रोग से संबंधित अधिकतर परिभाषाएं बीमारी के प्रसार को ही शामिल करती हैं, जबकि अन्य परिभाषाएं बीमारी की गंभीरता को शामिल करती हैं। शोध में ये भी पाया गया है कि 30% परिभाषाएं बीमारी की गंभीरता को ही शामिल करती हैं। बीमारी को प्रसार के आधार पर ही परिभाषित करना परिभाषा निर्धारण का उचित मानक नहीं है, क्योंकि ये किसी समय में जनसंख्या में हुए बदलाव को नहीं शामिल करता है। परिभाषा निर्धारण के अधिक विश्वसनीय दृष्टिकोण में अन्य तत्वों को भी शामिल करना होगा, जैसे स्थानीय एक बीमारी जो किसी देश में दुर्लभ है लेकिन दूसरे देश में सामान्य रूप से पाई जाती है। दुर्लभता का स्तर। कुछ बीमारियां जो असामान्य बीमारियों से भी अधिक दुर्लभ हैं। अध्ययन योग्यता। बीमारी के प्रसार के कारण इस पर किए जाने वाले शोध और अध्ययन, अनुसंधान और शोध में उपस्थित चुनौतियां। अधिकतर दुर्लभ बीमारियों से संबंधित अनुसंधान और शोध में सबसे बड़ी चुनौती उस बीमारी के इतिहास का कम जानकारी होना है। दुर्लभ बीमारियों का इलाज इसलिए भी दुष्कर है क्योंकि इससे पीड़ित रोगियों की संख्या काफी कम है और उनका इलाज भी ठीक ढंग से नहीं किया जाता है। परिणामस्वरूप इन रोगों के बारे में सही जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती है। चुनौतियां तब और कठिन हो जाती हैं जब दुर्लभ रोग बहुत ही घातक प्रकृति का होता है, क्योंकि इसमें काफी लंबे समय तक बीमारी को परीक्षण के लिए रखा जाता है, लेकिन घातक होने के कारण शीघ्र ही रोगी की मृत्यु हो जाती है। फलतः इससे संबंधित आंकड़ों का मिलना कठिन हो जाता है। इलाज में बाधाएं। दुर्लभ रोगों के विषय में दवाओं की उपलब्धता काफी आवश्यक है ताकि रोग को दूर किया जा सके, साथ ही इससे होने वाली मृत्यु दर को भी कम किया जा सके। पिछले कुछ वर्षों से इस क्षेत्र में हुई प्रगति के बावजूद प्रभावशाली एवं सुरक्षित इलाज का अभाव बना हुआ है। अतः रोग की पहचान हो जाने पर भी इसका उचित इलाज नहीं हो पाता है। दुर्लभ रोग से पीड़ित रोगियों की संख्या काफी कम होने के कारण दवा उत्पादक कंपनियां इन रोगों के लिए दवाएं नहीं बनाती हैं, क्योंकि इसकी बिक्री बहुत कम होती है। इसलिए उन्हें अनाथ रोग भी कहा जाता है एवं इसकी दवाओं को अनाथ दवाएं कहते हैं। यदि दवाएं बनाई भी जाती है तो उनका मूल्य काफी अधिक होता है। सरकारी प्रयास। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में प्रस्ताव है 2025 तक सरकारी खर्च सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के 2.5% तक बढ़ाया जाए और राज्यों को 2020 तक स्वास्थ्य पर अपने बजट का 8% खर्च करना चाहिए। अभी राज्यों द्वारा स्वास्थ्य पर खर्च भिन्न भिन्न है और अधिकांश राज्य स्वास्थ्य पर अपने बजट का 5% खर्च करते हैं। दुर्लभ बीमारी वाले मरीजों के इलाज के लिए केंद्र सरकार नीति बनाने हेतु प्रयत्नशील है। अब इलाज करवाने का फैसला मरीज की आर्थिक स्थिति के बजाय ये देखकर किया जाएगा कि इलाज के बाद उसके सामान्य जीवन जीने की संभावना कितनी है। इलाज का खर्च और उसके परिणामस्वरूप मरीज को होने वाला फायदा भी देखा जाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत विशेषज्ञ कमेटी बनाई जाएगी। उसके अध्यक्ष स्वास्थ्य महानिदेशक होंगे। ये कमेटी तय करेगी कि किस मरीज का इलाज करवाना है और वह भी किस स्तर से। दुर्लभ बीमारियों की इलाज के लिए खर्च किए जाने वाले स्वास्थ्य मंत्रालय के फंड में भी बढ़ोतरी की गई है। मौजूदा समय में सिर्फ बीपीएल कैटेगरी वाले मरीजों को ही दुर्लभ बीमारियों के इलाज में मदद दी जाती है। कुछ विशेष मामलों में कोर्ट के निर्देश पर सामान्य परिवारों को भी मदद दी जाती रही है, लेकिन अब सामान्य परिवारों को भी मदद देने का प्रस्ताव है। एक अनुमान के अनुसार भारत में 450 दुर्लभ बीमारियों के करीब 7 करोड़ मरीज हैं। इनमें 50% बच्चे हैं। इनमें से 35% मरीजों की मौत 1 वर्ष की उम्र तक हो जाती है। 10% बच्चों की मौत 1 से 5 वर्ष और 12% की मौत 5 से 15 वर्ष के बीच हो जाती है। सरकारी अस्पतालों में सुविधा न होने की वजह से मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों पर निर्भर रहना पड़ता है। इन्हीं में से एक लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर (LSD) दुर्लभ बीमारी है, जिनकी पहचान आसानी से नहीं हो पाती। सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के तहत स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च को 2025 आते आते जीडीपी के 2-5% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है।
सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में दवा और निदान मुफ्त निर्बाध रूप में मिले, इसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निःशुल्क औषध का कार्यान्वयन कर रहा है। दुर्लभ रोग के लिए राष्ट्रीय नीति। दुर्लभ रोग की दवाओं की ऊंची कीमतों के कारण इससे पीड़ित रोगियों के परिवार ने न्यायालय से यह अनुरोध किया कि वह सरकार को यह निर्देश दे कि इससे संबंधित दवाएं मुफ्त में रोगियों को प्रदान की जाए। फलतः दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को दुर्लभ रोग के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाने का निर्देश दिया। न्यायालय ने यह भी कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत राज्य किसी को जीवन के अधिकार से वंचित केवल इस आधार पर नहीं कर सकता है कि वह दुर्लभ रोग से पीड़ित है। उपर्युक्त पृष्ठभूमि के आधार पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग दुर्लभ रोग के लिए एक राष्ट्रीय नीति का निर्माण किया, जिसके प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं। दुर्लभ रोग से पीड़ित रोगी जो कि गरीबी रेखा के नीचे आते हैं को सरकारी अस्पताल में मुफ्त में दवाइयां एवं सेवाएं प्रदान की जाएंगी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) के अंतर्गत एक दुर्लभ रोग विकास की स्थापना की जाएगी एवं रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय को इस विभाग की नोडल एजेंसी के रूप में स्थापित किया जाएगा। दुर्लभ रोगों के इलाज के लिए 100 करोड़ रुपये के वित्तीय कोष की स्थापना की जाएगी, जिसमें केंद्र सरकार की भागीदारी 60% की जबकि राज्य सरकार की 40% भागीदारी होगी। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) में दुर्लभ रोग से पीड़ित रोगी के पंजीकरण की व्यवस्था की जाए। लोगों में दुर्लभ रोगों के बारे में जागरूकता का प्रसार किया जाए तथा चिकित्सकों को इन रोगों से संबंधित उचित प्रशिक्षण प्रदान किए जाए। राष्ट्रीय नीति का विश्लेषण। इस राष्ट्रीय नीति में दुर्लभ रोगों को परिभाषित नहीं किया गया है, साथ ही 100 करोड़ रुपये की निधि की व्यवस्था राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत की गई है। इससे स्पष्ट है कि दुर्लभ रोगों के इलाज के लिए अलग से कोई निधि निर्धारित नहीं की गई है। इसी प्रकार दुर्लभ रोगों के उपचार के लिए ये तय नहीं किया गया है कि लाभार्थी गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोग होंगे या गरीबी रेखा से ऊपर जीवनयापन करने वाले होंगे। आगे की राह। दुर्लभ रोगों को रोकने के लिए जो उपाय अपनाए गए हैं वो पर्याप्त नहीं है। हालांकि ये रोग अन्य रोगों की तरह आमतौर पर नहीं पाए जाते हैं, इसलिए डॉक्टर भी इसके बारे में अनभिज्ञ होते हैं, जिस कारण वे या तो गलत इलाज कर देते हैं या इलाज ही नहीं करते हैं। इस बीमारी की रिकॉर्ड काफी कम दर्ज की गई है, जिसके वजह से इस रोग को समझने और उसके उपचार के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए हैं। गौरतलब है कि उपेक्षा के इस दुष्चक्र को सरकारी सहायता से ही दूर किया जा सकता है। दुर्भाग्यवश भारत की अब तक की उपेक्षित दुर्लभ रोग नीति ने इसको ठोस आधार प्रदान किया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य संख्याओं का खेल है, जीवन का नहीं, जो कि उचित नहीं है। दुर्लभ रोगों के निदान हेतु सरकार को अनुसंधान एवं विकास R&D पर बल देना चाहिए, जिससे कि राज्य के अपने नागरिकों के साथ समान व्यवहार करने के कर्तव्य पूरा हो सके। सरकार को एक नई नीति बनानी चाहिए जो विभिन्न आधारभूत तथ्यों पर आधारित हो। दुर्लभ रोगों के इलाज के लिए सरकार को धन आवंटित करना चाहिए। दुर्लभ रोगों में से केवल 5% ही इलाज योग्य है, जिस कारण सरकार की दुर्लभ रोग नीति के लिए ये बताना बेहद मुश्किल होता है कि सबसे कम प्राथमिकता उन रोगों के लिए धन आवंटित करना है जिनका इलाज नहीं किया जा सकता है। सरकार की एक नई और समावेशी दुर्लभ रोग नीति के लिए उपचारों के विकास के लिए तथा अनुसंधान हेतु पर्याप्त धन आवंटित करना चाहिए, जिससे आमतौर पर विभिन्न दुर्लभ रोगों का इलाज किया जा सके। अत्यधिक शोध एवं विकास भी चिकित्सा के क्षेत्र में दुर्लभ रोगों हेतु अधिक रुचि, इलाज में बढ़ती दरों और चिकित्सा देखभाल में आमूलचूल बदलाव लाएगा। सरकार को बाजार प्रणाली पर दुर्लभ रोगों को नहीं छोड़ना चाहिए। उच्च न्यायालय के आदेशानुसार गैर भेदभावपूर्ण आदर्शों पर एक नई नीति स्थापित की जानी चाहिए। समस्त दुर्लभ रोगों से ग्रस्त मरीजों के जीवन को क्षति किए बिना नीति निर्माताओं को वित्तीय समस्याओं को दूर करना चाहिए। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2। स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे। स्रोत: साइबर दुनिया।